सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमने कल शुरू किया था और इसमें हमने बेसिक्स पढ़ा था। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लॉ। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को बताया था इंस्ट्रूमेंट एनीथिंग जिससे ट्रांसफर हो जाए एक इंसान से दूसरे इंसान को कोई भी प्रॉपर्टी। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तीन टाइप्स के होते हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बताया गया है, बाकी उसको डिफाइन नहीं किया गया है। प्रॉमिसरी नोट, चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा था और फिर हमने लेटर ऑन ये देखा कि जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके सबके यही फीचर्स होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और के थोड़े बहुत उसमें अलग चीजें आती है, जैसे चेक में बैंकर और ये सब आ जाता है। फिर हमने यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट समझा, फिर हमने बिल ऑफ एक्सचेंज को कवर किया था और फिर हमने यहाँ पर चेक को अच्छे से समझा। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक को देखा था, राइट। और फिर हमने चेक में पार्टीज को देखा, एसेंशियल्स, क्रॉसिंग ऑफ चेक हमने इसको समझा था, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग हमने ये देखा, हु कैन क्रॉस। फिर हमने यहाँ पे फर्दर ये देखा था नॉन लायबिलिटी ऑफ द बैंकर, राइट। अगर उसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में और गुड फेथ में चेक अगर मिला है और बिना नेग्लिजेंस के अगर बैंक ने उस चेक को क्लियर किया है, तो इवन दो गलत तरीके से चेक दिया गया हो तो भी नहीं। बट हाँ, फॉर्ज्ड वाला काम नहीं आएगा। ये चीज बस खाली आप ध्यान रखना कि अगर मेरे सिग्नेचर फॉर्ज किए गए तो मेरे पास कोई मतलब बैंक के पास कोई रेमेडी नहीं होगा इन इन केस उसने पेमेंट कर दिया तो। फिर हमने देखा था एक्सेप्टर एंड एक्सेप्टर फॉर ऑनर। फिर इसी तरह से हमने देखा था होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। उसके बाद में फिर हमने यहाँ पर चेक किया था प्रिविलेजेस क्या होते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स के। अब हमें यहाँ पे कवर करना है क्लासिफिकेशन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगेन एक होता है बियरर इंस्ट्रूमेंट और एक होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो बियरर इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या होगा कि आपके नाम पे मतलब जिसका इंस्ट्रूमेंट है, जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट है उसको वहां पर पे कर दिया जाएगा। तो दिस इज नेगोशिएटेड नियर बाय डिलीवरी। ये बियरर इंस्ट्रूमेंट जैसे करेंसी नोट्स होता है, ठीक है, जस्ट लाइक करेंसी नोट्स, दिस इज जस्ट लाइक करेंसी नोट्स। तो करेंसी नोट्स में आप देखो, अगर आप किसी को 100 रुपया पकड़ाते हो तो उसमें ऐसा नहीं होता किसी का नाम लिखते हो फिर उसको देते हो, फिर वो फर्दर किसी को देगा तो उस पे भी किसी और का नाम होगा। ऐसा नहीं होता, इट्स अ बियरर इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अगर आप चेक करो ऑर्डर, तो ऑर्डर में वहां पर क्या होगा, इट इज पेएबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन ओनली। तो ये हो जाता है आपके लिए ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। फिर आपके पास है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। सो इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में अगर आप देखो तो सिंपल सा पॉइंट है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन इन इंडिया, ठीक है। मतलब इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हो गया इट इज मेड इन इंडिया बट इट इज ड्रॉन एंड मेड अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कब हो जाएगा, व्हेन इट इज नॉट ड्रॉन इन इंडिया, व्हेन इट इज नॉट मेड इन इंडिया और व्हेन इट इज नॉट पेएबल इन इंडिया। तो ये आपके पास पॉइंट आता है। तो देखो इसको आप अगर यहाँ पे देखो, अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मेड इन इंडिया and made or payable or drawn upon any person resident in India shall be deemed to be an inland instrument। ठीक है, जैसे promissory note made in Kolkata which is to be payable in Mumbai, a bill drawn in Varanasi on a person resident in Jodhpur although it is stated that it will be payable in Singapore। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहाँ बना है, इंडिया में बना है और किसके ऊपर बना है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के ऊपर। लेकिन फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या हो जाएगा, एनी सच इंस्ट्रूमेंट नॉट सो ड्रॉन, मेड और मेड पेएबल शैल बी डीम टू बी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। इन सब में अगर कुछ नहीं, जैसे बिल्स विच आर ड्रॉन आउटसाइड इंडिया ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन और आउटसाइड इंडिया और मेड पेएबल इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या है, बिल विच आर ड्रॉन आउटसाइड इंडिया फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया ऑन अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया पेएबल इन इंडिया। तो अगेन प्रॉब्लम क्या है,
bill which is drawn outside India, bill drawn outside India, person residing in or outside India, payable outside India, again bill drawn outside India, right? तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि bill which is drawn outside India और it is basically जो इनलैंड में फॉल नहीं करेगा वो आपका फॉरेन के अंदर यहाँ पे फॉल कर जाएगा। फर्दर अगर आप देखो लाइबिलिटी ऑफ अ मेकर और ड्रॉवर ऑफ फॉरेन बिल, so in the absence of a contract to the contrary, the liability of the maker or drawer of a foreign promissory note or bill of exchange or a check is regulated in all essential matters by the law of the place where the instrument is made। ध्यान रखना, law of the place where it he made the instrument and the respective liabilities of the acceptor and endorser by the law where the place where the instrument is payable। तो यहाँ पर आपको ये देखना है मेकर और ड्रॉवर के लिए लाइबिलिटी कहाँ का होगा, जहां पर वो उसने इंस्ट्रूमेंट को बनाया है, और इंडोर्सर इन लोगों के लिए कहाँ के रहेगा, एक्सेप्टर और एंडोर्सर के लिए कहाँ पर रहेगा, एज पर द लॉ वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग पेएबल। जैसे एक एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ए और अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय ए इन बर्कले वेयर the rate of interest is 15% and it is accepted by B in Washington where the rate of interest is 6%. The bill is endorsed in India and it is dishonored. Now, an action on the bill is brought against B in India. So he is liable to pay 6% only. But if A charge the drawer, then he will have to pay 15%. आ रहा है आपको समझ में? तो अगर ए को यहाँ पर चार्ज कर देता तो फिर वो 15% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर किसको किया, बी के अगेंस्ट केस फाइल किया, तो 6% इंटरेस्ट जाएगा आपका। आप बताओ, सो बी यहाँ पर क्या था, बी इज बेसिकली एंडोर्सर, लेकिन ए था यहाँ पर मेकर। मेकर अपने देश के लॉ के ऊपर गवर्न होगा और एक्सेप्टर जहां पर ये इंस्ट्रूमेंट पेएबल है वो उसके हिसाब से चलेगा। आप बताइए, इज दिस क्लियर? Is this clear? Since this was payable in Washington, so this will be as per 6%. Okay. फिर देखिए यहाँ पर आता है इन कायोट इंस्ट्रूमेंट, ये हमने कल ही डिस्कस किया था, एंड एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। सो इन कायोट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जब आप वहां पर जब सामने वाले को डिलीवर करते हो इनकम्प्लीट करके, कल जो एग्जांपल मैंने म्यूट करके आप लोगों को दिया था रिकॉर्डिंग को पॉज करके, राइट? तो ये आ गया जैसे अ पर्सन, लेकिन उसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपने सपोज करो ब्लैंक चेक मेहुल सर को दिया और फिर वो चेक खो गया और वो चेक किसी और इंसान के हाथ लगा और उसने अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लिए, तो क्या आपके पास कोई ऑप्शन होगा, कोई रेमेडी होगा? आंसर इज नो, ना आपके पास ना मेहुल सर के पास। तो देखो जैसे अ पर्सन साइंड अ ब्लैंक चेक, blank acceptance on a bill of exchange and kept in his drawer. The bill was stolen by X and he filled the amount up to 20,000 and negotiated it to an innocent person for the value. It was held that the signer of the blank check is not liable to the holder in due course because he never delivered the instrument intending to be used as negotiable instrument. Further, as a condition of liability, the signer as a maker, drawer, endorser or acceptor must deliver the instrument to other. Now, in the absence of delivery, the signer is not liable. Furthermore, the paper so signed and delivered must be stamped and in accordance with the law relevant at the time of signing and on delivering. Otherwise, the signer is not stopped from showing the instrument was filled without his authority. तो ये वाले केस में भी आप देखो उसने ब्लैंक एक्सेप्टेंस वहां पर दिया, लेकिन स्टिल ही वाज नॉट रिक्वायर्ड टू पे बिकॉज ऑफ दीज एम्बिग्विटीज, राइट? या ये जो शॉर्ट कमिंग्स यहाँ पर इसके रहते हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं। सो इट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट विच इज इनकम्प्लीट in certain respects. So the drawer maker or acceptor endorser of a negotiable instrument may sign and deliver the instrument to another person in his capacity, leaving the instrument either wholly blank or having written on the words incomplete. Such an instrument is called as incoyote instruments and
This gives the power to the holder to make it complete by writing any amount either within the limits specified therein or within the limits specified by the stamp affixed. सर अब स्टैम्प में थोड़ी ना अमाउंट लिखा होगा. देखो स्टैम्प में अमाउंट कैसे रहता है, आप जितना अमाउंट का आपका ट्रांजैक्शन होगा, इंस्ट्रूमेंट जितने अमाउंट का होगा, करस्पॉन्डिंग आपको उतना स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा. आपने कई बार ऐसा भी सुना होगा कि 1 BHK लिया तो उसके पैसे कम लगे, स्टैम्प ड्यूटी भी कम लगा. 2 BHK लिया तो स्टैम्प ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ गया, 3 BHK में और ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी हो गया, 4 BHK में और ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी हो गया. तो यहाँ पर भी वही होता है कि जो आपका स्टैम्प ड्यूटी होता है वो आपका धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है. तो ये उसी के हिसाब से बताया. तो सपोज आपने 5 रुपए का स्टैंप लगाए. अब 5 रुपए का स्टैंप रिप्रेजेंट करता है 50,000 रुपए. ठीक है, तो इवन दो यू हैव नॉट फिल्ड 50,000 रुपीज, राइट, बट अब 5 रुपए का स्टैंप है, मतलब आप 50,000 तक का कोई भी अमाउंट उसमें भर सकते हो. अब मैं वहां पे 10 लाख रुपया लिख दूं तो ये एक बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा. बिकॉज स्टैंप कितने का लगा है इसके ऊपर, स्टैंप इसमें लगा है सिर्फ 5 रुपए का, या जो भी जैसे आपका ट्रांजैक्शन है उसमें, एग्जाम्पल के तौर पे. सो द प्रिंसिपल ऑफ दिस रूल ऑफ एन इनक्वायट इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल दैट यू कैन नॉट डिनाई. आपने ब्लैंक करके वहां पे दिया था और बोला था जो जैसे भर जाएगा आप पे कर दोगे, तो नाउ यू कैन नॉट डिनाई. So the person signing and delivering the in-fiat instrument is liable to both the holder as well as the holder in due course. However, there is a difference in their respective rights. The holder of the instrument cannot recover the amount in excess of the amount intended to be paid by the signer. अरे आपको ये एकदम सेम एग्जाम्पल हो गया, कल जैसे हमने पढ़ा था. ए ने 3,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज बी को दिया, बी ने 5,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज सी को दिया. तो अब ए, सी और बी दोनों के लिए लाइबल है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3,000 था तो यहाँ पर वो कितना लाइबल रहेगा, सी को सिर्फ 3,000 के लिए रहेगा. बी आके यहाँ पर ये नहीं बोल सकता आप मुझे 5,000 रुपया दो. वाई? बिकॉज इसका लाइबिलिटी विद बी वॉज हाउ मच, इट वॉज ओनली फॉर 3,000 रुपीज. ओके, फिर देखिए यहाँ पर जैसे आ रहा है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट. सो एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर ऐसा रहता है जिसके अंदर मतलब दिस इंस्ट्रूमेंट इज वेग एंड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या फिर ये आपका प्रोमिसरी नोट है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एन एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट. तो ये देखो, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज वेग, ओके, and cannot be clearly identified as bill of exchange or promissory note, इसको हम बोलते हैं ambiguous instrument. So in other words, such instrument must be construed either as promissory note or bill of exchange. तो सर नहीं पता चल रहा तो आप क्या करें, इंकी पिंकी कर लो, जो आपको उसमें से सही लगे आप उसको सेलेक्ट कर लो. बेसिकली यू हैव टू सी दैट दिस इंस्ट्रूमेंट लुक्स लाइक व्हाट. आप इंटरप्रिटेशन अपना लगाओ और अकॉर्डिंगली आप इसको फाइंड आउट करो एंड नाम आप उसको दे दो. Thus, after exercising the option, the holder cannot charge the that it is the other kind of instrument. मतलब एक बार आपने बोल दिया कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, फिर बाद में आप इसको पलट के ये नहीं बोल सकते कि नहीं तो ये प्रोमिसरी नोट है, या आपने बोला ये प्रोमिसरी नोट है फिर आप बोलते हो नहीं ये तो बिल ऑफ एक्सचेंज है. आप ऐसा नहीं कर सकते. यू कैन नॉट इंटरप्ले हियर. नाउ वेयर अमाउंट इज स्टेटेड डिफरेंटली इन फिगर्स एंड वर्ड्स, तो यहाँ पर क्या सिनेरियो रहेगा. जो भी अमाउंट्स आपने वर्ड्स में लिखा है उसको देखा जाएगा, राइट. कल मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, वो जैसे 78,000 लिखा हुआ है, राइट. अब ये देखो, ये ऐसे लिखा हुआ है 78,000. मैं यहाँ पे एक जीरो और लगा देता हूँ, यहाँ पर एक जीरो लगा देता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली इसीलिए वर्ड्स में भी लिखवाते हैं. तो वहां पर मैंने लिखा हुआ होगा 78,000 ओनली. तो जो मैंने वर्ड्स में लिखा है 78,000 ओनली, आपको वही फिर मिलेगा. सो इफ द अमाउंट अंडरटेकन और ऑर्डर्ड to be paid is already stated differently in figures and in words, the amount stated in words shall be the amount undertaken or ordered to be paid. फिर देखिए डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट. सो डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसमें आपका कोई टाइम जो मेंशन है वो नहीं है. देखो आइदर होता है पेएबल ऑन डिमांड
और इट इज अ टाइम पेमेंट। दो तरीके से रहता है। सो अगर पेबल ऑन डिमांड है, मतलब आप जब मन तब उस चेक को या जो भी आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट बेसिकली क्या, आप जब भी उस इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करोगे आपको इमिडिएटली यहाँ पर पेमेंट मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका डिमांड इंस्ट्रूमेंट। और अगर एक फिक्स टाइम पीरियड के साथ टैग अलोंग है कि वंस दिस टाइम पीरियड गेट्स ओवर ओनली देन यू आर गोइंग टू रिसीव, तो उसको हम बोलेंगे टाइम इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये देखो टाइम इंस्ट्रूमेंट्स के यहाँ पे बताया हुआ है, अ बिल और अ नोट विच इज पेबल आफ्टर द फिक्स डेट एट साइट ऑन अ स्पेसिफाइड डे और हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन। तो ये आपका टाइमिंग हो जाता है पेमेंट का। बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया डिमांड इंस्ट्रूमेंट, तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट इज बेसिकली विच इज पेबल ऑन द डिमांड। ये आ गया। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है at site on presented after site। so basically यहाँ पर आता है in a promissory note or a bill of exchange the expression at site or on presented means on demand। तो at site हो या on presentment हो तो ये हो जाएगा on demand। और after site हो जाएगा basically it is after the presenting of the bill of exchange और after presenting of the चेक बिल ऑफ एक्सचेंज जो भी आपका रहेगा उसके लिए यहाँ पर। और वहां पे अगर आपका नॉट एक्सेप्ट हुआ, ये नहीं रहा, तो फिर ये बन जाएगा आपके लिए आफ्टर द साइट, ये जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज पे नहीं होता है। ठीक। मच्योरिटी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो ऑफ कोर्स आपका टाइम पीरियड फिक्स रहता है, उसी टाइम पीरियड के हिसाब से आपका चलता है, लेकिन आपको यहाँ पर ग्रेस पीरियड दिया जाता है। और ग्रेस पीरियड कितना दिया जाता है? 3 दिन का। तो जब भी आपका ये मच्योर हो रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद 3 दिन का आपको ग्रेस पीरियड दिया जाएगा आफ्टर द डे ऑन विच इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल। एंड द टाइम a time instrument is after site is allowed 3 days grace period also। तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड आप जरूर ऐड करना भूलना। तो आज हम एक अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एंटर करते हैं जिसका ड्यू डेट है 1 नवंबर, तो आप 1 नवंबर के बाद 3 दिन और ऐड करोगे 1 2 3, तो बेसिकली फोर्थ को आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चीज देखना, थर्ड डे after the date on which it is expressed to be paid। so it is expressed to be paid on first, तो इसके बाद 3 दिन, so 2 3 and 4, तो ये 3 दिन का, तो 4 तारीख आपको मेनली पेमेंट वहां पे करना है। फिर देखिए मैच्योरिटी के लिए यहाँ जैसे बताया हुआ है, इन द कैलकुलेटिंग और इन कैलकुलेटिंग द डेट एट विच अ प्रोमिसरी नोट or a bill of exchange is made payable at a certain number of months after date or after sight or after an event is at maturity, the period stated shall terminate on the day of that month, which corresponds with the day on which the instrument is dated or presented। तो जैसे सपोज करो आपने ऐसे रखा कि मैं पेमेंट करूंगा 1 महीने के बाद, ठीक है, आपने 30 डेज नहीं बोला, आपने बोला 1 महीने के बाद। अब सपोज करो आपने 25 फरवरी को बोला 1 महीने बाद, तो 25 फरवरी से आप वैसे 30 दिन काउंट करोगे, राइट। तो आपको जो टाइम पीरियड मिलेगा वो थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि 28 का महीना होता है, तो 29 30 2 दिन और जुड़ जाएगा, तो आप 27 28 तक पहुंचोगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम 1 महीना बोल रहे हैं, तो इमीडिएटली ये आपका क्या हो जाएगा 25 3, और प्लस फिर आपको यहाँ पर मिलेगा ग्रेस पीरियड 3 दिन का। ये पॉइंट आ रहा है आपको समझ में? ये देखो व्हेन इट इज स्टेटेड इन द नंबर ऑफ मंथ्स, तो हम सीधा करस्पॉन्डिंग मंथ्स के हिसाब से देखेंगे, हम फिर उसमें डेज नहीं देखेंगे। इसको यूजुअली अगर मैं बताऊं तो वी डोंट से दैट 1 मंथ इज 30 डेज और 31 डेज। तो अगर कहीं पे 31 डेज हो गया, सपोज यही 25 जनवरी और यही 25 फरवरी हो गया, तो आप देखो इसमें आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। पर यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते आप, क्यों? क्योंकि आपने जो अमाउंट एक्सप्रेस करके रखा है, जो ड्यू डेट है मैच्योरिटी, दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मंथ्स। तो अगर वो मंथ्स के हिसाब से करके रखा है तो वो टर्मिनेट होगा ऑन द डेट, on the day of the month which corresponds the day on the instrument is dated, ठीक है, और presented for the acceptance, right। ये एक आपको पॉइंट ध्यान रखना। जैसे
A negotiable instrument which is made on 29th of January is made payable after 1 month. So this instrument will be paid on the थर्ड डे आफ्टर 28th ऑफ फेब, क्योंकि 1 मंथ था तो अगला महीना, तो 28 फरवरी से 3 दिन आगे। किसी ने अगर 30 अगस्त को बनाया और 3 महीने का था, तो 30 अगस्त से 30 सितंबर, 30 अक्टूबर, 30 नवंबर, 30 नवंबर के बाद 1 2 3, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, ये आ गया। सेम पे 31 अगस्त को बनाया और 3 महीने के लिए है, तो आप यहाँ पे देखो अगस्त से सितंबर, 30 सितंबर, फिर 31 अक्टूबर, राइट, और फिर 30 नवंबर, और उसके बाद में 3 दिन जोड़ दो, तो ये आ गया आपका ड्यू डेट 3 दिसंबर। ओके, सिंपल, राइट, ये तो लॉजिक आपका हुआ। फिर आप यहाँ पे देखो, कैलकुलेटिंग मैच्योरिटी ऑफ द बिल और नॉट पेएबल सो मेनी डेज आफ्टर द साइट। तो अब इसमें आप देखो, in calculating the date at which the promissory note or bill of exchange made payable at certain number of days after date or after the site or after a certain event is at maturity, the date, the day of the date or of the presentment for acceptance of site or for the protest of non-acceptance or on which the event happens shall be excluded। तो इसमें आप अगर एग्जाम्पल को देखो तो कैसे आता है, देखो, Bharat executed a promissory note in the favor of Bhushan for rupees 5 crore. The said amount was paid 3 days after the site. Bhushan's maturity presented on 1st of January. Now Bharat made the payments on 4th of January. Now Bhushan wants to recover the interest for 1 day from Bharat. Advise Bharat in the light of the provision of this whether he is liable to pay interest for 1 day or not. अब आप इसमें मुझे बताओ, मतलब इस सिचुएशन में आया पॉइंट समझ में, कि 1 जनवरी था, तो वहां से आपका ये प्रोमिसरी नोट बेसिकली मैच्योरिटी जो था इट वाज प्रेजेंटेड ऑन 1 जनवरी, तो वहां से 3 दिन, तो 1 2 3, तो क्या इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये लॉ आता है। सो इन कैलकुलेटिंग द डेट एट विच द प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज मेड एट अ सर्टेन डे आफ्टर द साइट or after site or after a certain event, the day or the date of presentment for is non accepted shall be excluded, ये वाला डेट। तो इस वाले केस में आप देखो 1 जनवरी तो वैसे ही एक्सक्लूड हो जाएगा। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ को आपने पेमेंट किया तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप ये देखो, therefore in the given case Bharat will succeed in Bhushan's claim क्योंकि it has to be paid 3 days after the site. So the bill was presented on 1st of January. Now Bharat was required to pay only on 4th and not on 3rd as contended by Bhushan। आया आपको समझ में गाइस, ये पॉइंट आया समझ में, क्योंकि 1 जनवरी को तो आप एक्सक्लूड ही करोगे इस वाले केस में, 1 जनवरी आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। अब इसको आपने प्रेजेंट किया तो 2 3 एंड 4, तो ये चलेगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको वो बता रहा है, 1 मिनट, हाँ, फिर ये आपको बता रहा है व्हेन द मैच्योरिटी इज ऑन अ हॉलीडे, तो अगर मैच्योरिटी आपका पब्लिक हॉलीडे में पड़ता है तो वो आपका चला जाएगा नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस डे को, सिंपल। अब पब्लिक हॉलीडे क्या होगा, संडे और एनी डे विच इज डिक्लेयर्ड एज हॉलीडे बाय द गवर्नमेंट, राइट, एज अ पब्लिक हॉलीडे। फिर देखिए नेगोशिएशन ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसमें वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है कि इट इज freely transferable from one person to another. Now, the right in the negotiable instrument can be transferred from one person to another by negotiation. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देखो बेसिकली क्या होता है, नेगोशिएबल का क्या मतलब होता है, आपने किसी के साथ कुछ नेगोशिएट किया, आपने कुछ ट्रांजैक्शन किया, वहां पर आप उसको दोगे। सो व्हेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन विद अ व्यू टू कॉन्स्टिट्यूट the person holder thereof, the instrument is deemed to have negotiated. Thus, there is a transfer of the ownership in the instrument। ये देखो ध्यान रखो, ये मैंने आपको कल ही बताया था कि ओनरशिप का ट्रांसफर होता है इन दैट इंस्ट्रूमेंट। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी नेगोशिएटेड
आइदर बाय द डिलीवरी, राइट, टू द बियरर, और इट इज बाय इंडोर्समेंट। ये देखो ये पॉइंट आपको दिया है। सो चाहे वो बियरर हो, चाहे पेएबल बाय ऑर्डर हो। अब पेएबल बाय ऑर्डर है तो आप क्या करोगे, इंडोर्समेंट या डिलीवरी दोगे। और अगर बियरर है तो आप वहां पर क्या कर दोगे, सिर्फ डिलीवरी दोगे। आप किसी का नाम वगैरह नहीं लिखोगे, क्योंकि ऑब्वियसली इस पे किसी का, बियरर पे किसी का नाम तो होता नहीं है। अब जैसे आपका डिलीवरी होता है, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जैसे आपने देखा, वैसे यहाँ पर एक्चुअल डिलीवरी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी हो सकता है। अब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का क्या मतलब होगा, सेम लाइक योर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, थर्ड पार्टी के पास है और वो बोल रहा है मैं आपके बिहाफ में इसको होल्ड करके रख रहा हूँ, तो ये पार्ट आता है। ठीक। अब देखो ये इन सब के ऊपर जो आपके ये पॉइंट्स है, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, ये आपका सेक्शन 47 से आता है। तो बेसिकली इंस्टीट्यूट ने जो सेक्शंस यहाँ पे डिलीट कर दिए हैं उनको मैंने यहाँ पर क्रॉस कर दिया। ठीक है, उन सेक्शंस को मैंने करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर क्रॉस कर दिया। सो वी आर नॉट डूइंग दोज सेक्शंस। तो उसमें से ये एक सेक्शन है आपका। तो मैं आप लोगों को अगर बताऊं, सेक्शन 46 26 से लेके ऑलमोस्ट आप ये देख लो आपका सेक्शन 81 तक, ये सारे सेक्शंस डिलीट हो गए। और फिर सेक्शन 99 से लेके 104 ए वो डिलीट हो गया। तो सेक्शन 47 ये आपके 46 से 60 के बीच में फॉल करता है। तो ये एग्जांपल्स हम यहाँ पे नहीं कर रहे, 47 48 46 वी आर नॉट डूइंग ऑल दिस, राइट। अब देखो यहाँ पर आता है सेक्शन नंबर 15, ये करना है। जो नहीं करना उसके साइड में मैंने क्रॉस कर दिया है। तो इंडोर्समेंट आप देखो, तो इंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है, जब आप किसी को जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जब आप वो किसी के नाम कर देते हो, मतलब नॉट आप, मतलब आपने ए ने बी के नाम पे चेक बनाया या ए ने बी के नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, अब बी वो सी को दे रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंडोर्समेंट। सो व्हेन द मेकर और द होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स साइंस द सेम, अदरवाइज देन सच ऑफ अ मेकर। देखना मेकर इंडोर्स नहीं करता, मेकर इंडोर्स नहीं करता, क्यों इंडोर्स नहीं करता, देखो मेकर इंडोर्स कैसे करेगा, मतलब इंडोर्समेंट इज डन बाय द होल्डर जिसके पास है फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन। और इंडोर्समेंट आप कहाँ करते हो, on the back or on the face thereof or on the slip of paper which is annexed, which is called as annonce। the French meaning इसका क्या मतलब होता है, a paper attached to the bill of exchange। ठीक है, now he is said to endorse the same and he will be called as the endorser। ठीक है, तो जो इंसान ये negotiable instrument को endorse करता है वो endorser, and the person to whom the instrument is endorsed is called as endorsee। The endorsement therefore means signature of a person which are generally made at the back of the instrument for the purpose of negotiation, that is transfer of a right to another person। The signature may also be on the face of the instrument and no particular form of word is necessary for the endorsement। सिंपल सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंडोर्समेंट ए ने अगर बिल बनाया और ए बी को देता है तो ए कैन नॉट बी द इंडोर्सर, बी के बाद जो भी यहाँ पर जिसको भी मिलेगा, मतलब अब यहाँ पर बी इंडोर्सर हो गया, सी इंडोर्सी हो गया, सी ने ये डी को दिया तो सी एंडोर्सर हो गया और डी एंडोर्सी हो गया। तो जो भी नेक्स्ट पर्सन होगा वो एंडोर्सर, मतलब एंडोर्सी हो जाएगा और उसके पहले वाला एंडोर्सर हो जाएगा। तो ये देखो एंडोर्समेंट, सो व्हेन द मेकर और द होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंस द सेम, अदरवाइज देन ऑफ अ मेकर फॉर द पर्पस ऑफ दिस, ये वापस से रिपीटेड आपको एग्जाम्पल देके रखा हुआ है। जैसे एक्स हु इज द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट राइट्स ऑन द बैक पे टू वाई और ऑन ऑर्डर and signs that, so X is deemed to have endorsed the instrument to Y। Now if Y delivers the instrument, X delivers the instrument to Y, X ceases to be the holder and Y becomes the holder। आया आपको समझ में ये वाला। और यही अगर उसने कंसिडरेशन देके इसको खरीदा तो वो क्या बन जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। याद आ गया, कल हमने कवर किया था, हालांकि यहाँ पर नहीं है बट आपको जस्ट एग्जांपल देके मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ। इफ यू रिमेम्बर अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ आई हैव गिवन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और इफ आई हैव टेकन इट फॉर अ कंसिडरेशन, तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए, वो बन जाएगा आपके लिए होल्डर इन ड्यू कोर्स। याद आ रहा है,
कल एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा था, धवल आपका डाउट था ना, आप ही का ही डाउट था ना, याद आ रहा है? तो दिस इज द प्रोविजन। फिर देखिए इंडोर्समेंट कैसे हो सकता है, इन द ब्लैंक इन फुल इंडोर्सी। सो इफ द इंडोर्सर साइंस हिज नेम ओनली द इंडोर्समेंट इज इट इज ब्लैंक, मतलब मैं सिर्फ साइन कर रहा हूँ, किसको पे करना है वो मैं नहीं लिख रहा, और किसी का नाम अगर लिख रहा हूँ तो फिर वो आपका फुल इंडोर्समेंट होता है। तो ये दो आपके पार्ट है, जैसे ब्लैंक और जनरल। सो नो इंडोर्सी स्पेसिफाइड, तो ये हो गया आपके लिए ब्लैंक। और अगर आप किसी का नाम कर देते हो तो फिर वो हो जाएगा आपके लिए स्पेसिफिक। राइट, यहाँ पर जैसे स्पेसिमेन आपने सिर्फ मोतीलाल पोदार, तो ये कौन है, इसे सिर्फ साइन कर दिया, ये इंडोर्सर है। यहाँ पर आप देखो पे टू बी बाटली वाला और ऑर्डर एस श्रॉफ, तो ये एंडोर्सर हो गया, और ये सब हो गया आपके एंडोर्सी। अब वेरियस टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट आपको बताए हुए। सो एंडोर्समेंट कैन बी ब्लैंक ओनली ऑन सिग्नेचर, एंडोर्समेंट कैन बी फुल नेम एंड सिग्नेचर, पार्शियल एंडोर्समेंट हो सकता है। अब पार्शियल एंडोर्समेंट क्या होगा, सिर्फ इतना सा ही पेमेंट करना, बचा हुआ नहीं करना। अब आपको ये ध्यान रखना है, सच एन एंडोर्समेंट इज इनवैलिड इन द आइज ऑफ लॉ। जैसे यहाँ पे 10,000 का अमाउंट है, उसमें बोला सिर्फ 5,000 ही इंडोर्स कर रहा हूँ, तो ये वैलिड आपका नहीं होगा। एक्सेप्शन आपका क्या है कि इफ द बिल हैज बीन पेड इन पार्ट, द फैक्ट ऑफ द पार्ट पेमेंट में बी इंडोर्स्ड। मतलब अगर सपोज करो 10,000 का बिल है, उसमें 6,000 का ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, सिर्फ 4,000 ही आउटस्टैंडिंग है, हाँ तो आप 4,000 का इंडोर्समेंट कर सकते हो, तो भी वो होगा तो पार्शियल इंडोर्समेंट, क्योंकि बिल तो 10,000 का है, पर उसमें सिर्फ 4,000 ही आउटस्टैंडिंग है तो पार्शियल हो सकता है, बट अदरवाइज नहीं। रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट हो सकता है जब आप वहां पर दे दो रेस्ट्रिक्शंस, वहां पर इंडोर्स करने के लिए आप प्रोविजंस डाल दो, तो ये हो जाएगा आपके लिए रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। सो एन इंडोर्समेंट इज रेस्ट्रिक्टिव व्हेन इट प्रोहिबिट्स और रेस्ट्रिक्ट्स फर्दर नेगोशिएबिलिटी, कि इसके आगे ये नहीं जाएगा, तो ये आपके लिए बन गया रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। ठीक है, तो जैसे पे टू जी ओनली, पे टू जी फॉर माई यूज, या पे टू जी और ऑर्डर फॉर द अकाउंट ऑफ एच, ये सारे आपके क्या हो गए, रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट हो गए। नेक्स्ट अगर आप देखो कंडीशनल इंडोर्समेंट, तो इसके अंदर आ जाता है सेक्शन 52। दिस गिव्स द पावर टू एन इंडोर्सर टू इंसर्ट द इंडोर्समेंट बाय एक्सप्रेस वर्ड, a stipulation negating or excluding, basically limiting his own liability to the holder by making such liability or the right of the endorsee to receive the amount due thereof on happening of a specified event, although such event may not even may not happen। तो ये वाला आपका कंडीशनल इंडोर्समेंट हो गया, कि ये तब आपको दिया जाएगा जब वो पर्टिकुलर इवेंट आपका हो जाएगा। तो कॉन्टेंजेंट एक तरीके से हो गया, अब हो सकता है वो इवेंट वहां पर हो ही ना, बट ये रहता है। अब देखो कंडीशनल इंडोर्समेंट के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे एक आता है सेंस रिकोर्स, सेंस रिकोर्स में एक्सक्लूडिंग हिज लाइबिलिटी। अब यहाँ पर क्या होगा, पे ए और ऑर्डर विदाउट रिकोर्स टू मी, मतलब बिना मेरे से पूछे आप वहां पर पे कर दो। ठीक है, पे टू ए एट हिज ओन रिस्क, मतलब यहाँ पर this is pay to A or the order at his own risk. In these cases, the holder does not incur any liability on the bill as an endorser। मतलब इसको हम बोलते हैं सैन रिकोर्स एंडोर्समेंट, कि मैं मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं देगी, लाइबिलिटी डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्टेंजेंसी, मतलब अगर उसने पे नहीं किया तो मैं पे कर दूंगा, इस तरीके से। सो बाय मेकिंग हिज लाइबिलिटी डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ अ इवेंट which may or may which may never happen, in such a case ये क्या बन जाएगा, जो endorser होगा उसको हम बोलेंगे this is the liability dependent upon the contingency। फिर आता है facultative इंस्टॉलमेंट इंडोर्समेंट। तो फैक्यूलेटिव इंडोर्समेंट के अंदर जब आपके वहां पर इसको कैसे बताओ, जो हाउ डू आई से दिस, चलो देखो यहाँ पे एक बार देखते हैं। इन दिस इंडोर्सर बाय एक्सप्रेस वर्ड abandons some rights and increases his liability। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फैक्यूलेटिव। मतलब अगर मैं बस एग्जांपल फ्रेम नहीं कर पा रहा इसका एक आपको, अगर
एग्जाम्पल मैं दूं यहाँ पे। हम्म, देखो जैसे अभी तक हम वो एग्जाम्पल वो सीरीज लेते थे, ए टू बी टू सी टू डी। अब सी यहाँ पर क्या कर रहा है, सी जब डी को एंडोर्स कर रहा है तो वो बोल रहा है कि देखो मैं गारंटी करता हूँ कि मैं पे कर दूंगा, कल को अगर ए ने पे नहीं किया तो मैं गारंटी करता हूँ मैं पे कर दूंगा, खत्म काम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका स्पेक्युलेटिव इंडोर्समेंट हो गया। और सेन फ्राइस इंडोर्समेंट अगर आप देखो तो व्हेन द इंडोर्सर डज नॉट वांट एंडोर्सी और एनी सब्सिक्वेंट होल्डर टू इनकर एनी एक्सपेंस ऑन हिज अकाउंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट, दिस इज कॉल्ड एज सेन फ्राइस। फिर अगर आप देखो तो सेक्शन 49 55 ये सारे आपके काउंटेड नहीं है, तो इसको मैं इसीलिए नहीं करवा रहा हूँ, राइट। ये सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे कट किए हुए हैं, सो वी आर नॉट डूइंग दिस। देखो 28 29 30, राइट। 26 से लेके मैंने आपको बताया था 81 तक, तो ये 35 36 38 40 41 42 43 44, फिर 45, then you have 45A, and then section 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, ये सेक्शन 31 आ गया। 75A आ गया यहाँ पे, then 77, 78। ओके, यहाँ से अब हमें करना है, ठीक है। सो सेक्शन 82 से लेके सेक्शन 98 तक ये हमें पढ़ना है। तब आप इसमें देखो मोड्स ऑफ डिस्चार्ज, अब कैसे कैसे डिस्चार्ज होगे, तो आप देखो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपका जैसे था वैसे वैसे डिस्चार्ज हो जाएगा, या तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट में भी था ना, हाउ डू यू डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, तो सिंपल, अगर कॉन्ट्रैक्ट को आपने खुद ही कैंसिल कर दी, तो यहाँ पर भी वैसा है कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसके जो पार्टीज है ये डिस्चार्ज हो जाएंगे अगर वो इंस्ट्रूमेंट कैंसिल हो गया तो, ठीक है। सो व्हेन द होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट or his agent cancels the name of the party on the instrument with an intention to discharge him, such a party and all other subsequent parties, ठीक है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरा होता है बाय रिलीज, तो बाय रिलीज के अंदर बेसिकली आपके, तब आपको अलाउ कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बाय रिलीज के अंदर आपका कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है release will also include waiver, release, accord, satisfaction ये आ सकता है। और तीसरा आपके लिए आ सकता है यहाँ पे पेमेंट, सो व्हेन द पेमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज मेड इन ड्यू कोर्स, तो फिर यहाँ पर आपका डिस्चार्ज हो गया। फिर आ रहा है बाय द होल्डर अलाउिंग द ड्रॉई ऑफ अ बिल मोर देन 48 आवर्स टू एक्सेप्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर होल्डर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज है that allows the drawee more than 48 hours excluding the public holiday to consider whether he will accept the same or not, all previous parties not consenting to such allowance are thereby discharged from the liabilities, क्योंकि वो आपके पास 48 आवर्स तक का आपको टाइम दिया गया था, तो यहाँ पर अगर वो होल्ड करके रखा है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, तो बेसिकली अगर उसको एक्सेप्टर नहीं बनना चाहता तो उसको बता देना चाहिए। वो अगर नहीं बता रहा और 48 आवर्स तक यहाँ पे होल्ड करके रख रहा है तो भी ये आपका डिस्चार्ज हो जाएंगे बाकी सारे। एंड देन व्हेन द होल्डर अग्रीइंग टू क्वालिफाइड और लिमिटेड एक्सेप्टेंस, तो भी आपका यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया और ये फिनिश। धवल बोल रहा है यहाँ पे पेज नंबर बोल दो ना। धवल देख मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दिया है, ये मॉड्यूल आपके फोल्डर के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अच्छा हो गया, मैंने अभी वो एक्चुअली चैट स्क्रीन देखा, राइट। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखो बाय द ड्रॉवर
नॉट ड्यूली प्रेजेंटिंग द चेक फॉर द पेमेंट। अब देखो वो टाइम पर आपको चेक प्रेजेंट करना था, आपने उसको प्रेजेंट नहीं किया, तो फिर ये आपका ऑटोमेटिकली वहां पे डिस्चार्ज हो जाता है। सो इट ड्रॉज अ चेक ऑफ ₹1000 व्हेन द चेक ought to be presented has funds at the bank to meet. The bank fails before the check is presented. The drawer is discharged, but the holder can prove against the bank for the amount of check. मतलब वो तो बोल देगा मेरे अकाउंट में तो सब कुछ था, मैंने तो पेमेंट किया, लेकिन बैंक ने पेमेंट करने से मतलब बैंक के पास फंड्स खत्म हो गए, तो ठीक है अब आप बैंक से झगड़ा करो, मैंने तो पेमेंट आपको कर दिया। A draws a check at Ambala on a bank at Kolkata. The bank fails before the check could be presented in the ordinary course. Now, A is not discharged for he has not suffered actual damage, though there is a delay in presenting of the check. तो ये आपका पॉइंट है इधर। फिर देखिए जैसे बाय बिल कमिंग टू द एक्सेप्टर्स हैंड आफ्टर द मैच्योरिटी, तो जो एक्सेप्टर है उसके पास आफ्टर मैच्योरिटी के पास वो जब आता है, तो जो सारे राइट्स और वो सब उधर एस्टेब्लिश। दिस रूल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट प्रेजेंट राइट एंड लाइबिलिटी यूनाइटेड इन द सेम पर्सन कैंसल्स ईच अदर। तो अगर मैच्योरिटी के बाद एक्सेप्टर के पास बिल आता है तो वो गया। देखो इफ अ बिल of exchange which has been or negotiated is or at after the maturity held by the acceptor in his own right, मतलब I have to pay myself। जैसे इस तरह से आप देखो, A gives a bill to B, B gives bill to C, C has to give bill to D, D has to make payment to A। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A का खुद का राइट एसेट खुद का लाइबिलिटी वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। आप बताओ इज दिस क्लियर? ये वाला पॉइंट वो आपने जोक सुना था, एक बार एक होटल में फॉरेनर आता है और वो बोलता है मुझे रूम चाहिए, और वो बोलता है रूम देखने, जो मैनेजर होता है वो बोलता है देखो रूम देखने का 500 रुपया, ठीक है, वो आपको एक बार जमा कराना पड़ेगा और उसके बाद में आपको पैसा मिलेगा। वो 500 रुपया उसके पास डिपॉजिट कराता है। बाय द टाइम वो फॉरेनर रूम देखने के लिए जाता है, ये 500 रुपया वो अपने एक पार्टी को दे देता है, वो दूसरे पार्टी को देता है, वो तीसरे पार्टी को देता है, वो चौथे पार्टी को देता है, और घुमा के वापस से वो 500 रुपया किसके पास आ जाता है, उसी होटल वाले के पास आता है। मतलब होटल वाले को भी किसी से पैसा लेना है, और होटल्स में वो जो फॉरेनर आता है वो बोलता है नहीं मुझे रूम पसंद नहीं आया, और वो अपना डिपॉजिट किया हुआ 500 रुपया लेके चला जाता है। अब देखो किसी को भी पैसे नहीं मिले, किसी ने भी पेमेंट नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली सबके डेट्स खत्म हो गए और सबके लाइबिलिटीज मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों खत्म हो गए। सुना ये वाला आपने? ये वाला पॉइंट आपने सुना? रियल में किसी को भी पैसा नहीं मिला बट सबके क्या हो गए, डेट्स कैंसिल हो गए। ये कुछ उस टाइप का सिचुएशन हो गया कि जो बिल है वो एक्सेप्टर के पास ही आ जाता है आफ्टर मैच्योरिटी। अरे ये समझा आपने? ये वाला समझा आपने? राइट, ओके। फिर देखिए डिस्चार्ज बाय मटेरियल ऑल्टरेशन। तो अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में चेंजेस कर दिया, ठीक है, जैसे अमाउंट्स वगैरह में इस तरह से करके अगर आप ऑल्टरेशंस कर देते हो, तो फिर वो गया इंडो बाय इंडोर्सी। तो फिर क्या होगा, इंडोर्सर वहां पे डिस्चार्ज हो जाएगा लाइबिलिटी इवन रेस्पेक्ट ऑफ द कंसिडरेशन। तो जिस कंसिडरेशन के लिए भी आपको मिला है वो सब राइट्स आपके फिर चले जाएंगे। यू आर बेसिकली यू विल लूज ऑल द राइट्स देयर, तो आप वहां पर नहीं कर सकते। हाँ, मटेरियल ऑल्टरेशन में अगर क्रॉसिंग करते हो तो बात अलग है, उसके अलावा अगर आप कर रहे हो कुछ भी तो आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पर चले जाओगे। सो देखो, अ मटेरियल ऑल्टरेशन इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रेंडर्स दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज void as against anyone who is a party thereto at the time of making such alterations। तो वो यहाँ पर लाइबल हो जाएगा बिकॉज उसने कंसेंट नहीं, हाँ जिसने मेकर है वो कंसेंट देता है, एंडोसी अगर कुछ करता है तो बात अलग है। अदरवाइज ये आपका जो भी मटेरियल ऑल्टरेशंस अगर हुआ है तो उससे आप लाइबल, आपका लाइबिलिटी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ सेक्शन 84 provides that if material alteration is made by endorsee,
the endorser will be discharged from his liability even in respect of the consideration also. Yeah? But if the holder of the negotiable instrument makes the material alteration of the instrument, he loses the right against those parties who otherwise would have been liable towards him. तो उसके rights basically वहां पर खत्म हो जाते हैं. Now material alteration, the identity of the original instrument is only destroyed. ये वापस से एक केस है. Now alteration जो है वो आपको ध्यान रखना है. The alteration should be material. अगर alteration material नहीं है तो फिर वो नहीं होगा. अब alteration material कब माना जाता है? When it alters the business effect of the instrument, right? And if it causes to speak a different language in the legal effect. जैसे जो अमाउंट था वो अमाउंट को अगर आपने चेंज कर दिया, आपने डेट को चेंज कर दिया, तो इट इज स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज नाउ. तो आप उससे उसका कैरेक्टर, लीगल कैरेक्टर, आइडेंटिटी वही चेंज कर देते हो, तो फिर इसको मटेरियल ऑल्टरेशन माना जाता है. सो बाय मटेरियल ऑल्टरेशन द लायबिलिटी ऑफ द पार्टीज आर अवॉइडेड, राइट, whether it is prejudicial or beneficial to the parties, right? फिर अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपको देखो एग्जांपल्स दिए हुए ऑल्टरेशन के. तो सपोज आपने डेट में ऑल्टरेशन कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऑल्टरेशन कर दिया, बिल का जो अमाउंट है उसको ऑल्टर कर दिया, टाइम ऑफ पेमेंट को ऑल्टर कर दिया, प्लेस ऑफ पेमेंट को आपने ऑल्टर किया, जबरदस्ती पार्टीज का नाम ऐड कर दिया वहां पे, ऑल्टरेशन बाय टीयरिंग द मटेरियल पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ऑल्टरेशन बाय इंक्रीजिंग और एफिक्सिंग द स्टैम्प्स, राइट, एंड ऑल्सो ऑल्टरेशन बाय इंश्योर ऑफ एन अकाउंट पे चेक क्रॉसिंग. तो यहाँ पर भी आ जाएगा कि अकाउंट पे चेक था, आप उसमें ऑल्टरेशन कर रहे हो तो भी वो गया. एन ऑल्टरेशन ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द चेक टू बियरर चेक. देखो ऑर्डर चेक था कि ए कोई चेक पैसा मिलना है, लेकिन आपने उसको बना दिया बियरर चेक, तो फिर ये आपके लिए मटेरियल ऑल्टरेशन माना जाएगा, एक्सेप्ट बाय और विद द कंसेंट ऑफ द ड्रॉवर. तो बात अलग है. हाउएवर इन फॉलोइंग केसेस में ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन इसके अंदर. अब देखिए द फॉलोइंग ऑल्टरेशंस do not affect the liability of the parties if the alteration is unintentional, ठीक है, and is purely accidental. अभी सपोज करो बिल ऑफ एक्सचेंज में इंक पेन से, फाउंटेन पेन से लिखा और पानी गिर गया, तो प्योरली एक्सीडेंटल हो गया यहाँ पे, तो चलेगा. ऑल्टरेशन इज मेड बाय द स्ट्रेंजर टू द विदाउट द कंसेंट ऑफ द होल्डर, राइट, एंड विदाउट एनी फ्रॉड और नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट, तो भी यहाँ पर आपको बेसिकली वो मटेरियल नहीं माना जाएगा. एन ऑल्टरेशन विच इज टू करेक्ट द क्लरिकल एरर और अ मिस्टेक, तो भी नहीं माना जाएगा. ठीक है, जैसे इंस्टेड ऑफ 1823 डेट ऐड कर दिया 1832, तो द एजेंट ऑफ द ड्रॉवर इज एंटाइटल्ड टू करेक्ट द मिस्टेक. तो कई बार होता है जैसे दिसंबर 2020 है, अब जनवरी में भी कई बार ऐसा हो जाता है, हम यहाँ पर भी 20 लिख देते हैं जबकि यहाँ 21 लिखना होता है, क्योंकि आदत होता है हमारा 2020 लिखने का. तो उस तरह से, वैसे तो 2020 नहीं लिखने का मौका मिले तो ये अच्छा है, फिर मिलेगा भी नहीं, बट वैसा कोई टाइम भी नहीं मिले. एनीवे ऑल्टरेशन विच इज कैरिड आउट विद द कॉमन इंटेंशन ऑफ द ओरिजिनल पार्टीज, तो यहाँ पर चलेगा. ऑल्टरेशन इज विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, तो भी चलेगा. ऑल्टरेशन इज मेड बिफोर द कंप्लीशन और द इशू ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो भी चलेगा, राइट. आप जब इशू कर रहे हो उससे पहले, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो गया आपका, जो मेकर है उसके कंसेंट से ही हो रहा है. मटेरियल ऑल्टरेशन डज नॉट अफेक्ट द लायबिलिटीज ऑफ दोज पार्टीज हु बिकम लायबल आफ्टर द ऑल्टरेशन इज मेड. ठीक है, तो ऑल्टरेशन करने के बाद जिसको दिया जा रहा है उनके लायबिलिटीज बराबर होंगे. जैसे ए बी सी, अभी सी ने ऑल्टरेशन कर दिया, अब ये गया डी टू ई टू एफ. अब देखो ऑल्टरेशन सी ने किया, तो ये दोनों लायबल नहीं है, पर ये लायबल है, ये लायबल है, ये लायबल है, ये वाला पॉइंट आ रहा है. एन ऑल्टरेशन विच इज नॉट मटेरियल व्हेन अ बिल विच इज बियरर इज कन्वर्टेड इनटू बिल पेएबल टू ऑन ऑर्डर, या इनकम्प्लीट है अगर उसमें नाम किया, तो इसको भी मटेरियल ऑल्टरेशन नहीं माना जाएगा. और ये इसके एक्सेप्शन है, जैसे इनकम्प्लीट है तो उसको आप फिल कर सकते हो, ठीक है,
इट enables, अब सेक्शन 49 अगर आप यहाँ पे देखो, इट enables द होल्डर विच इज endorsed, ब्लैंक को कन्वर्ट कर रहा है वो endorsement में बाय राइटिंग द नेम एंड सिग्नेचर। तो बेसिकली अगर ब्लैंक को आप फिल करते हो, अनक्रॉस चेक को आप क्रॉस करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड अपेरेंट ऑल्टरेशंस करते हो, द ऑल्टरेशन शुड बी अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अदरवाइज इट रिमेन्स वैलिड सिक्योरिटी इन द हैंड्स ऑफ द होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो अब इसका क्या मतलब हो गया कि बेसिकली ये जो ऑल्टरेशंस है वो अपीयर होने चाहिए। अब कई बार थोड़े मोड़े आप अगर वो चेंजेस कर देते हो तो चलता है, जैसे सपोज इस तरह से लिखा, देखो ओ है वो जीरो जैसा लग रहा है, ठीक है, या कुछ इस तरह से करके, तो उसमें आप हल्का सा अगर ठीक करते हो जिससे पता भी नहीं चले कि ये देखो ये चेंजेस आपने किए। कई बार जैसे होता है स्पेलिंग लिखने वक्त, अब ये आपका इस तरह से आ गया, तो अभी ऐसे कोई एकदम क्लिक नहीं कर रहा है, पर आप होते हो कई बार स्पेलिंग को ठीक कर देते हो, कई बार फास्ट लिखते हो और फिर कुछ वर्ड स्पेलिंग गलत हो जाता है और फिर स्पेलिंग को आप ठीक कर देते हो, मतलब जिससे पता तो चलता है कि यहाँ पर कुछ तो आपने चेंज किया, बट उतना गड़बड़ नहीं लगता। रिमेम्बर? तो उस वाले केस में आपको बता रहे कि वो अपेरेंट ऑल्टरेशन है, मतलब पता भी नहीं चल रहा उसमें कि इसमें ऑल्टरेशन किया हुआ है। ओवर राइटिंग नहीं बोलूंगा रौनक, ओवर राइटिंग नहीं बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा ओवर राइटिंग तो हो गया प्रॉपर, ये ओवर राइटिंग नहीं, बट बहुत ही बेसिक, मतलब जिसको आप देख के पता भी नहीं कर सकोगे कि पहले कुछ और लिखा हुआ था बाद में इसको करेक्ट किया है, या आ, ये ओरिजिनली ऐसा फास्ट हैंड राइटिंग में लिखा है। सी जैसे मैंने कई बार, मतलब कई बार तो मेरे साथ ही होता है क्लास में, जैसे हम लोग लिखते हैं वो स्पेलिंग गलत होता है उसको फिर ठीक कर देते हैं हम लोग, लेकिन ऐसे ठीक करते हैं कि वो पता ही नहीं चलता कि ये गलती ऐसे से लिखा था, या मतलब ये फॉन्ट ही ऐसा है। आया आपको समझ में? देखो मैं नॉर्मली ऐसे लिखता हूं, अब एक बार मैंने ऐसे लिख दिया, हाँ ये देखो, अब ये आनंद है, अब ये मैंने इस तरह से लिख दिया और आप ये कर रहे हो। आया आपको समझ में? हाँ देखो ये वाला केस, ये आप देखो, अब मैं ये कर रहा हूं, अपेरेंट ऑल्टरेशंस, ये दिखा आपको? ऐसे वाले, ओके, वहां पर वही बताया, द ऑल्टरेशन शुड बी अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, otherwise it remains valid in the secure holder. It provides that where instrument has been materially altered but does not appear to have been so altered, the party paying it will be discharged by the payment in the due course। ये वाला पॉइंट है, ओके। जैसे अगर आप ये देखो, a promissory note was made without mentioning any time for the payment, the holder added the word on demand। तो मुझे बताओ क्या इसको आप बोलोगे कि ये मटेरियली ऑल्टर हो गया? आंसर इज नो, क्योंकि कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, तो उसने वहां पर वर्ड्स ऐड कर दिया ऑन डिमांड। सो दिस विल बी अगेन ट्रीटेड एज पेबल ऑन डिमांड एंड दिस डज नॉट ऑल्टर द बिजनेस इफेक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसमें लिखा हुआ कुछ भी नहीं था। फिर आ रहा है स्टेट वेदर द इंस्ट्रूमेंट following on material alterations or not, the holder of the bill inserts the word on order of the bill, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है द होल्डर ऑफ द बेयरर चेक कन्वर्ट्स इनटू अकाउंट पे चेक। तो कहाँ कहाँ पर होगा यहाँ पे? तो देखो अगर आपने वर्ड ऐड कर दिया ऑन ऑर्डर, ब्लैंक था, तो भी ये मटेरियल ऑल्टरेशन नहीं है, और बियरर चेक को अकाउंट पे चेक कर दिया, ये भी आपका मटेरियल ऑल्टरेशन नहीं है, राइट। सो द फॉलोइंग ऑल्टरेशन इज ऑथराइज्ड इन द एक्ट एंड डू नॉट रिक्वायर एनी ऑथेंटिकेशन, सो बोथ आर करेक्ट। सो ये मटेरियल ऑल्टरेशन दोनों ही नहीं है,
ओके, इज दिस क्लियर? ओके, फिर आता है डिसऑनर। तो डिसऑनर दो तरीके से हो सकता है, एक बाय नॉन एक्सेप्टेंस और एक बाय नॉन पेमेंट। नॉन एक्सेप्टेंस बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, जब आप बोलोगे मेरे को इसका पेमेंट करना ही नहीं है, मैंने तो बोला ही नहीं था कि मैं पे करूंगा, तो आप जबरदस्ती मेरे पास आ गए, तो ये रहता है। सो बेसिकली व्हेन द बिल इज ड्यूली प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस, द ड्रॉई और वन ऑफ द सेवरल ड्रॉई नॉट बीइंग पार्टनर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट विद इन 48 आवर्स फ्रॉम द प्रेजेंटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, द बिल इज डिसऑनर्ड। और व्हेन द वेयर द प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज्ड एंड द बिल इज नॉट एक्सेप्टेड, तो भी ये आपका डिसऑनर मतलब नॉन एक्सेप्टेंस हो जाएगा। व्हेन द ड्रॉई इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, द बिल में बी ट्रीटेड एज डिसऑनर्ड, जैसे माइनर के साथ। राइट, द ड्रॉई इज अ फिक्टिशियस नेम, पता ही नहीं है किसका नाम है, तो भी गया। द ड्रॉई could not have been found even after reasonable search, तो भी इसको डिसऑनर माना जाएगा। where drawing gives a qualified acceptance, right, the holder may treat it as dishonored। qualified acceptance मतलब absolute नहीं है, remember qualified acceptance amounts to offer only, right, मैं ये कर तो दूंगा लेकिन तुम मेरे लिए ही कर दो, तो ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो गया। सो द इफेक्ट ऑफ डिसऑनर और नॉन एक्सेप्टेंस इज दैट यू कैन इनिशिएट द एक्शन अगेंस्ट द ड्रॉवर और also the endorser and need not wait for the maturity of the bill। dishonor by non payment, तो इसके अंदर जब आप उसका पेमेंट नहीं करते हो, when the payment is not being made, तो ये हो गया आपके लिए dishonor by non payment। so where the negotiable instrument is dishonored by non payment, where it is after the presentment the payment is excused and the instrument when being overdue remains unpaid, तो this is dishonor by non payment। ये पॉइंट आ गया। अब नोटिस ऑफ डिसऑनर, तो देखो वेदर व्हेन देयर इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि डिसऑनर हो गया है, तो यहाँ पर जो भी उसका होल्डर होगा वो क्या करेगा, द होल्डर मस्ट गिव द नोटिस ऑफ डिसऑनर टू द ड्रॉई एंड टू ऑल हिज प्रीवियस होल्डर इन ऑर्डर टू मेक देम लायबल फॉर द इंस्ट्रूमेंट। तो वो अगर नहीं करता तो फिर बाकी सारे लोग क्या हो जाएंगे, एक्सक्यूज हो जाएंगे। सो विल फोरफीट द राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। Then, objective of the notice of dishonor, it is basically to warn or inform the parties कि देखो इस तरह से करके उसने डिसऑनर कर दिया, हो सकता है आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़े इन केस जो मेन मेकर है वो पेमेंट इसका नहीं करता। तो ये पॉइंट वही आ रहा है कि डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट, होल्डर इज लायबल बट ही हैज टू गिव द नोटिस टू ऑल द पार्टीज, फिर वो सब या तो सेवरली या फिर ज्वाइंटली लायबल हो जाएंगे। राइट, मोड्स ऑफ गिविंग नोटिस, तो अब या तो आप उसको खुद को नोटिस दे दो। नोटिस किसको दिया जाएगा, उन सारे पार्टीज को अदर देन द मेकर और द एक्सेप्टर, ठीक है, और द ड्रॉई, उनके अलावा सबको यहाँ पर विद वूम, ये आप सबको यहाँ पर बेसिकली नोटिस दोगे। मोड्स ऑफ गिविंग नोटिस, तो बेसिकली आप नोटिस उसको दे सकते हो, उसके ऑथराइज एजेंट को दे सकते हो, जिसको भी यहाँ पर रहेगा, तो दिस इज फाइन, ये सब बेसिक से पॉइंट्स है। The party receiving must transmit the notice of dishonor. So any party receiving the notice of dishonor must, in order to render any prior party, उसको ड्यू नोटिस पिछले वाले को भी बताना पड़ेगा। So thus a person receiving the notice must transmit to the prior parties। ये वाला पॉइंट है। सब बेसिक पॉइंट्स नहीं लग रहे आपको कि बार बार ऐसे रिपीट होते हुए आ रहे हैं? देखो वही सेम चीज है, ए टू बी टू सी टू डी, डिसऑनर हो गया, ये सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, तो अकॉर्डिंगली ताकि सब अलर्ट हो जाएंगे। तो सब बेसिक से पॉइंट्स है इसमें। एजेंट फॉर प्रेजेंटमेंट, दिस इज फाइन। इसमें आप देखो व्हेन द पार्टी टू whom इट इज बिंग डेथ, मतलब उसका अगर डेथ हो गया, द नोटिस, देखना द नोटिस इज स्टिल सफिशिएंट, जिस पार्टी को आपने भेजा उसका डेथ हो गया फिर भी वो नोटिस सफिशिएंट है, अब उसका जो लीगल हेयर होगा वो यहाँ पर पे करेगा। अब एजेंट ऑफ द प्रेजेंटमेंट, अब एजेंट को देते हो तो भी यहाँ पर माना जाएगा कि बराबर है, क्योंकि
प्रिंसिपल को नोटिस दो, इज इक्वल टू गिविंग नोटिस टू द एजेंट। When the notice of dishonor is unnecessary, so no notice of dishonor is necessary when it is waiver। अगर आपने अमाउंट वेव ही कर दिया, ठीक है, अगर इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज द ड्रॉवर व्हेन ही काउंटर मैंडेट द पेमेंट, मतलब अपने अमाउंट को कैंसिल करा दिया, ठीक है, तो इस बिल को ऑर्डर मत कर, मुझे भी जो तेरे को पेमेंट करें, तो कॉन्ट्रा एंट्री जो हम लोग करते हैं वो वाला चीज आ जाता है। फिर यहाँ पे देयर इज नो डैमेज वेयर द पार्टी चार्ज कुड नॉट suffer the damages for the want of notice, or where the party is entitled to the notice cannot after the due search be found, तो फिर वो नोटिस कैसे देगा, right? And then to charge the drawers, right? And in case of promissory note which is not negotiable, and then promise to pay, so where the party is entitled to notice knowing the facts promises unconditionally to pay the amount, तो ये वाला तो रिमेंबर जो मैंने बताया था अपना लायबिलिटी वो बढ़ा देता है, ये वो वाले केसेस हो गए। तो इसमें वही बता रहे इज नोटिस ऑफ डिसऑनर नेसेसरी इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर आप देखो, एक्स हैविंग अ बैलेंस ऑफ 1000 with the banker, with his banker having no authority to overdraw, draws a check of 5000, the check was dishonored when it was duly presented। तो यहाँ पर notice of dishonor is not necessary क्योंकि उसके अकाउंट में 1000 रुपए है, तो फिर क्यों। दूसरा आ रहा है एक्स ड्रॉज अ बिल एंड इन्फॉर्म्स वाई the holder of the bill would be dishonored, sorry, x drawer of a bill informs by the holder of the bill that the bill would be dishonored on the payment for presentment, so again the notice of dishonor is not necessary। तो इन दो केसेस के अंदर आपका यहाँ पर जरूरी नहीं रहेगा। फिर ये जो आपका नोटिंग एंड प्रोटेस्ट है, ये वाला पार्ट भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, तो इन सबको मैंने यहाँ पर क्रॉस कर दिया। हाँ, यहाँ से फिर आपका ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। अब जो सेक्शन 138 है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 138 आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो सेक्शन 138 बेसिकली क्या करता है कि अगर चेक डिसऑनर हो गया तो आप केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका चेक डिसऑनर हुआ तो आप यहाँ पे केस फाइल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको बताया, सो वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन on an account maintained by him with the banker for the payment of the amount, basically कुछ भी हुआ, अगर if it is not paid, it is not discharged, क्योंकि उसके अकाउंट में sufficient funds नहीं है, या फिर it exceeds the amount arranged to be paid by the account agreement with the bank, किसी भी तरीके से आप यहाँ पे क्या करें, such person has deemed to have committed an offense। रुको एक बार इसको वापस से मैं आपको प्रॉपरली बता देता हूँ। देखो, where any check drawn by a person on an account maintained by him with a banker, आपका अकाउंट है, वो जो चेक है फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी, ठीक है, टू अनदर पर्सन फ्रॉम दैट अकाउंट, आपने चेक दिया कि इस अकाउंट से पेमेंट कर देना, मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट है, मैंने चेक इशू कर दिया कि ये पैसे सलोनी को मिल जाने चाहिए, किसके लिए, फॉर द डिस्चार्ज आइदर इन पार्ट और इन वोल ऑफ द डेट, जो भी यहाँ पर लाइबिलिटी चेक के अंदर आपको दिया हुआ है, ये बैंक क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है, इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड। क्यों अनपेड है और बैंक ने क्यों रिटर्न किया, बोला क्योंकि जो अमाउंट है वो इनसफिशियंट है, ठीक है, या फिर it exceeds the amount arranged to be paid from that account by an agreement with the bank, मतलब मेरा बैंक के साथ लिमिट सेट किया हुआ है कि यह अग्रीमेंट किया हुआ है कि इससे ज्यादा अमाउंट का चेक आप इशू मत करना, मतलब कोई अगर आए तो उसको ऑनर मत करना। सपोज मैंने 50,000 का चेक दिया, जबकि मैंने बैंक के साथ अग्रीमेंट कर रखा है कि 20,000 से ऊपर का चेक अगर आए तो उसको आप ऑनर ही मत करना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, दैट सच पर्सन मतलब मैं, I have deemed to have committed an offense and shall be punished with an imprisonment for the term which may extend for 2 years or with a fine which may extend twice the amount of check or with both। आया आपको समझ में। तो इसलिए सेक्शन 138 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 138 के केसेस आपको काफी कोर्ट में देखने को मिलेंगे। मतलब आई हैव अ फ्रेंड, ठीक है, सीनियर है मेरे से, वो काफी सीनियर है, बट उनका सिर्फ यही है, बॉम्बे हाई कोर्ट में ही इज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, उनका काम ही क्या है,
सेक्शन 138 में, सिर्फ वो इसी में डील करते हैं, सिर्फ इसी के अंदर डील करते हैं वो, राइट। प्रोवाइडेड दैट दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर अनलेस द चेक इज प्रेजेंटेड विद इन द वैलिडिटी पीरियड। तो आपको पता है चेक में 3 महीने का वैलिडिटी पीरियड रहता है, पहले जैसे 6 महीने रहता था, अभी 3 महीने का वैलिडिटी पीरियड होता है। अब वो 3 महीने के अंदर अंदर आपने चेक को प्रेजेंट नहीं किया, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे लैंडलॉर्ड को मैंने एडवांस में चेक दे के रखा था, उनको एक चेक मैंने दे के रखा था, मतलब टिल आई वुड से मई 2021। बाय द वे ये समझ में आया, ये मटेरियल ऑल्टरेशन नहीं होगा, क्योंकि ये ऑल्टरेशन से पता ही नहीं चल रहा कि ये गलती से मतलब ऐसा हुआ या मैंने लिखा ही ऐसे है। आया आपको समझ में? अरे रिमेंबर हम डिस्कस कर रहे थे, अभी कोई बोलेगा मैं मार्च लिख रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू राइट मार्च, बट इसको ऐसे मई कर दिया, तो इससे पता चल रहा है कि मैं मई लिख रहा था या मार्च लिख रहा था, राइट। तो यहाँ पर ऑनर हो जाएगा। तो आप देखो उनको मैंने मई 2021 तक का मेरा अग्रीमेंट था उनके साथ, और उनको मैंने मई 2021 तक के सारे चेक्स पकड़ा दिए थे। अब ऑब्वियस सा बात है, मार्च 2020 से जब लॉकडाउन लग गया तो बेसिकली अप्रैल का चेक, अप्रैल 2020 से लेके मई 2021 तक के सारे चेक क्या है, वेस्ट है। क्यों? क्योंकि मैं उनको पेमेंट कर रहा था गूगल पे के थ्रू। अब ऑब्वियस सा बात है, उन्होंने बोला चेक मेरे ऑफिस में रखा हुआ है, ऑफिस है मेरा बंद, वो बोरीवली में रहते हैं, कालबा देवी में या साउथ बॉम्बे में उनका कहीं पर ऑफिस है, वो बोलते हैं मैं चेक कैसे लूँ, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे क्या मेरे को? तो मैं बोला ठीक है, मैं ऑनलाइन पेमेंट आपको करूंगा, और तब से ऑनलाइन पेमेंट ही पूरा चल रहा है। अब देखो, सपोज करो ये जो अप्रैल 2020 का चेक है वो आज बैंक में डाले और बोले कि पेमेंट कर, तो ऑब्वियस सा बात है उस चेक का वैलिडिटी कितना है, फॉर 3 मंथ्स। अभी वो मई 2021 का भी चेक डाले तो वो था 1 मई 2021, तो मई से जून जुलाई अगस्त। अब अगर वो ये चेक को आज बैंक में डाले और चेक बाउंस हो जाए तो क्या सेक्शन 138 का केस बनेगा मेरे ऊपर? आंसर इज नो, बिकॉज द चेक इज प्रेजेंटेड after the validity period, right? So this shall not apply. So if the check is presented within the period of 3 months from the date from which it is drawn, or within the period of validity whichever is earlier, तो चलेगा। अनलेस, यहाँ पर वर्ड देखना, अनलेस लिखा तो उल्टा मत हो जाना। तो अगर वैलिडिटी पीरियड के बाद अगर आप दे रहे हो तो फिर यहाँ पर 138 नहीं लगेगा। या फिर डिमांड फॉर अ पेमेंट इज through the notice, so the basically the payee or the holder in due course of the check, as the case may be, makes a demand on the payment of the said amount of the money by giving notice in writing to the drawer of the check within 30 days of the receipt of the information by him from the bank regarding the return of the check unpaid. बेसिकली उसने नोटिस पहले ही दे दिया कि देखो ये जो चेक है वो अनपेड हो जाएगा या रिटर्न, तो भी यहाँ पर नहीं लगेगा। फेलियर ऑफ द ड्रॉवर टू मेक द पेमेंट, सो द ड्रॉवर ऑफ द चेक fails to make the payment of the check, the amount to the pay, and he becomes holder in the due course within 15 days from the receipt of said notice, तो भी यहाँ पर आपका 138 नहीं लगता। जैसे आप ये देखो, X issued a post dated check to Y, जैसे मेरे लैंडलॉर्ड वाला था, on account of discharge of his liability. Now further X instructed the bank to stop the payment due to the unavailability of the adequate amount in his account. Here, the instance of section 138 is attracted as when the check is dishonored on account of stop payment instruction sent by the drawer to his banker in respect of the post-dated check, irrespective of insufficiency of the funds or not. A post-dated check is deemed to have been drawn on the date as it dates bear. तो अब ध्यान रखो, मैंने उनको भले ही मई 2021 का चेक दिया, और ये सारे चेक्स उनको मैंने कब पकड़ाए थे? ये सारे चेक्स मैंने उनको 2019 में पकड़ा दिए थे। जून 2019 में मैंने उनको 2 साल के पूरे चेक्स दे दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर यही माना जाएगा कि जून में नहीं, ये चेक तो मैंने कब साइन करके दिया? मई 2021 में ही साइन करके दिया। तो ये अगर डिसऑनर होता है तो वो यहाँ पर सेक्शन 138 लग जाएगा। सो अ पोस्ट डेटेड चेक इज डीम्ड टू हैव बीन ड्रॉन and this within this period, so it is to be counted from that date. So X will be liable for the dishonor of the check. मतलब मैं यहाँ पर ऐसे नहीं बोल सकता कि देखो भले ही चेक मई 2021 का लिखा हुआ हो, बट ये चेक तो मैंने जून 2019 में ही दे दिया था, तो यहाँ से 3 मंथ्स आप काउंट करो, ऐसा नहीं होगा। तो चेक में जो डेट लिखा है वहां से 3 मंथ्स का टाइम पीरियड आपको इधर देखना होगा।
और इसके ऊपर पेनल्टी है, जो पेनल एक्शन है वो क्या रहेगा, आपको इम्प्रिजनमेंट 2 साल का या फिर फाइन अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और बोथ। ये क्लियर हुआ गाइस, ये क्लियर हुआ? ओके, 138 देख लेना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द होल्डर, सो व्हेन द check is dishonored, it is presumed, unless contrary is proved, that the holder of the check received the check in the nature referred to in section 138 is discharge of this. This is fine. Defenses which may not be allowed for the prosecution. So it shall be no defense in the prosecution of an offense of 138. मतलब आपके पास कोई भी इस तरह से नहीं, मतलब बहाना नहीं रहेगा, इसके ऊपर कोई डिफेंस आपके पास बेसिकली अवेलेबल होता नहीं है। 138 के रिगार्ड में कोई डिफेंस आपके पास अवेलेबल नहीं होता है कि आपका डिसऑनर हो गया, गलती से मुझे ध्यान नहीं रहा या ऐसे नहीं हुआ। आपके ऊपर अगर केस फाइल कर दिया तो कर दिया गए। और उल्टा है इसके अंदर जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा था, रिमेंबर विंडिक्टिव डैमेजेस, कि आपके बैंक में पैसे है फिर भी बैंक ने गलती से उसको गलत तरीके से चेक को डिसऑनर कर दिया, तो फिर आप बैंक से क्या कर सकते हो, विंडिक्टिव डैमेजेस डिमांड कर सकते हो। तो ये वही वाला पॉइंट आता है, राइट। नेक्स्ट इज ऑफेंसेस बाय द कंपनीज। सो अगर ऑफेंस किसी कंपनी का, सपोज करो चेक जो है, चेक कंपनी का है, तो यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है? अब कंपनी को तो हम जेल में डाल नहीं सकते, तो कंपनी तो रह गई, बट इसमें जो डायरेक्टर होगा जिसने साइन किया वो यहाँ पर आ जाएगा। सो इफ अ पर्सन कमिटिंग द ऑफेंस इज अ कंपनी, then every person at the time of comments was in charge of or was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company, it shall be deemed to be guilty of the offense, right? देखो जैसे a promoter who had borrowed the loan on behalf of the company, who is neither director nor person in charge, sent a check from the company to discharge the legal liability. Subsequently the check was dishonored and a complaint was lodged. Is he liable? तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा that he बेसिकली यहाँ पर ये देखा जाएगा कि वो ना तो डायरेक्टर है ना पर्सन इन चार्ज है, तो दोनों ही नहीं है तो फिर वो लाइबल आपका नहीं होगा। लेकिन अगर वो इन दोनों में से रहेगा तो वो लाइबल। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 138, where the check is drawn by the person on account maintained by him with the banker, this, तो इसके अंदर how in this case the promoter is neither the director nor a person in charge of the company and is not connected with the day-to-day affairs of the company, had neither opened or operating the bank account of the company. Further, the check was dishonored was not drawn on the account which is maintained by him, but was drawn on the account which is maintained by the company. Therefore, he has not committed the offense. PYQ. ओके, ये देख लेना। इसमें कई बार लोग ये वर्ड से भावुक हो जाएंगे कि हाँ प्रमोटर ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ध्यान रखना क्लियरली वहां पर वर्ड क्या यूज किया है, दो ही लोगों का, पर्सन हु इज इन चार्ज एंड बेसिकली पर्सन इन चार्ज कौन होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, प्रमोटर्स नहीं होते। अब कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, अब कॉग्निजेंस ऑफेंस का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर रिटर्न कंप्लेंट शुड बी मेड और उसके बाद में आपको जेल में डाला जाएगा, ठीक है यहाँ पर। और लिमिटेशन उसमें रहेगा, इट शुड बी मेड विद इन 1 मंथ। और किसको किया जाएगा, मेट्रोपॉलिटन या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट बाय द पे और द होल्डर इन ड्यू कोर्स, कि देखो ये बाउंस हुआ है चेक तो इसका पेमेंट आपको यहाँ पर करना है। और नो कोर्ट इंफीरियर टू द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विल गो फॉर द ट्रायल, इसीलिए स्ट्रेट अवे आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास इसका पूरा केस चलता है। नाउ द जुरिस्डिक्शन, कि कौन से मेट्रोपॉलिटन, सपोज दिल्ली का एक बंदा है उसने बॉम्बे वाले को चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, अब आप कहाँ जाओगे, तो आप ये देखो जहां पर भी आपका ब्रांच ऑफ द बैंक है, ठीक है, आप वहां जा सकते हो, ठीक है, या फिर जो ड्रॉई का बैंक है वहां पर आप जा सकते हो। सो इफ द चेक वाज डिलीवर्ड फॉर द कलेक्शन थ्रू एन अकाउंट, द ब्रांच ऑफ द अकाउंट वेयर द पे और द होल्डर इन ड्यू कोर्स मेंटेन्स द अकाउंट सिचुएटेड। तो दिल्ली वाले ने चेक दिया बॉम्बे को, तो बॉम्बे वाला जो ब्रांच है वहां पर मुंबई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास आप जाओगे, एंड इफ द चेक वाज प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट बाय द पे or the holder in due course, otherwise to that then the branch of the ड्रॉई बैंक, वहां पर आप जाओगे। जैसे ये देखो, मिस्टर ए होल्ड्स एन अकाउंट इन
Navrangapura branch, Ahmedabad of XYZ Bank issues a check which is payable in favor of B. Now B holds the account in MS University Road branch of Vadodara at PQR Bank, deposits the check at Surat branch of PQR. The check is dishonored. The complaint will be filed in, ध्यान रखना ये वाला MS यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसका अकाउंट कहाँ पर है, जहां पर भी इसका अकाउंट है। ठीक है, तो ऐसा कई बार होता है कि आप रहते कहीं पर हो, अकाउंट कहीं पर है। जैसे मेरा एक्सिस बैंक विले पार्ले वेस्ट में अकाउंट क्रिएटेड है, ठीक है, लेकिन मैं रहता कहाँ पर हूँ, मैं रहता बोरीवली हूँ। मतलब बेसिकली आई यूज्ड टू स्टे एट विले पार्ले बिफोर, देन आई शिफ्टेड टू बोरीवली। अब आप अगर एक चीज देखो, विले पार्ले में मतलब अगर चेक बाउंस हुआ, ठीक है, तो भले ही चेक मैंने बोरीवली ब्रांच में डाला हो, कई बार मैंने मुलुंड में भी, जो वेस्ट ब्रांच है वहां पर भी चेक को मैंने डाला है, वहां पर भी चेक को डाला है, अगर सामने वाले का चेक बाउंस हो गया तो मुझे विले पार्ले वाले जुरिस्डिक्शन के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, एंड नॉट बोरीवली और मुलुंड। आया आपको समझ में? राइट गाइस, दिस इज क्लियर? ओके, फिर अगर आप यहाँ पे देखो, वैलिडेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ द पेंडिंग केसेस, तो ये ठीक है, जो पुराने केसेस है वो आपका कंटिन्यू यहाँ पे रहेगा, दिस इज फाइन। ट्रायल ऑफ द ऑफेंस, हाँ रौनक। सर आपने बोला कि आपका विलेपाले से बोरीवली जब शिफ्ट हुए तो अपना मेन अकाउंट वहाँ पे था विलेपाले में, तो वहाँ पे सब ट्रांजेक्शन होते तो भी बाउंस वगैरह हुआ चेक तो। हम्म, बट अगर कोई इंसान स्टेट ही चेंज करे तो महाराष्ट्र तो भी से तो गुजरात भी शिफ्ट तो होता है। भी चलो मैं बताता हूँ, विले पार्ले से पहले मेरा जो ये अकाउंट था ये था न्यू दिल्ली ब्रांच, अशोका निकेतन ब्रांच में था। तो अब ऑब्वियसली मुझे जो चेक मिल रहा है, सपोज मेहुल सर ने मेरे को चेक दिया, मैंने उसको विले पार्ले वाले ब्रांच में डिपॉजिट किया, अगर होगा तो फिर मेरे को दिल्ली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। आया? राइट, जहां पर भी अकाउंट है, ये देखो, द ब्रांच ऑफ द बैंक वेयर द पे or the holder in due course maintains the account is situated, so my account is maintained at New Delhi, तो ऐसे आएगा। मेरा एसबीआई का ब्रांच है, एक अकाउंट है, वो आसाम वाले ब्रांच का है, तो अगर कल को मैं चेक लेता हूँ और एसबीआई वाले अकाउंट में डालता हूँ, ऑब्वियसली उसको तो मैं मुंबई वाले में ड्रॉप करूंगा। अब वो बाउंस अगर हो जाता है तो फिर एसबीआई आसाम में मेरे को केस फाइल करना पड़ेगा। ये ट्रांजेक्शन के लिए इसमें जो अमेंडमेंट्स आए थे, ये उसके लिए आपका यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है। अब इसमें क्या रहेगा, आपका ट्रायल आपको मिलेगा जस्टिस मजिस्ट्रेट के पास में, वो केस आप करेगा, और समरी ऑफ द ट्रायल एट द एंड वहां पर फिर डिसाइड होगा कि क्या आपको पे करना है। मतलब बेसिकली क्या रहेगा, टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर और एन अमाउंट ऑफ द फाइन एक्सीड, मतलब 5,000 रुपया, ये आपका चला जाता है। एंड वेयर नो समरी ट्रायल कैन बी मेड, तो फिर यहाँ पे टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, ये देखो ये रहता है, अगर वेर इन केस ऑफ समरी ट्रायल और इन केस ऑफ नो समरी ट्रायल, तो यहाँ पर टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक है, ये आपका पॉइंट्स आता है। स्पीडी ट्रायल अगर आपका रहेगा, कोर्ट फाइंड्स एडजर्नमेंट, तो ये दिस विल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, दिस इज फाइन। एंड स्पीडी, ये सब ठीक है आपका। पावर टू डायरेक्ट इंटरिम कॉम्पेंसेशन, तो जब तक आपका ट्रायल चल रहा है तब तक आपको इंटरिम कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, दैट इज 20% ऑफ द amount, not exceeding that, and interim compensation has to be paid within 60 days from the date of the order. This is all fine. And the offenses are to be compoundable. Compoundable का क्या मतलब होता है कि आप पेमेंट करके, मतलब इसको तो पेमेंट करोगे जिसको पेमेंट करना है, आप अपनी पेनल्टी वगैरह पे करके अपने पाप को धुलवा सकते हो, उसको हम बोलते हैं कंपाउंडेबल। जैसे आपको याद हो, मैंने कंपनीज एक्ट में बताया था कि आपने एजीएम होल्ड नहीं किया, अब उसके बाद में आप इसको कंपाउंडिंग करवा सकते हो। यू गो टू आरओसी और आप बोलो कि देखो मैंने पेमेंट नहीं किया था ड्यू डेट में, चेक मेरा बाउंस हो गया था, अब मैंने चेक का पेमेंट कर दिया है, अब मुझे आप कंपाउंडिंग करो, मतलब इस गलती से मुझे फ्री करो, तो ये वाला केस भी आ जाता है। और फिर आप एपेलेट कोर्ट में भी जा सकते हो, मतलब आपको लग रहा है कि गलत तरीके से आपको लोअर कोर्ट में दिया, तो आप अपील भी कर सकते हो। तो ये आपका पूरा पोर्शन है। बताइए, ये क्लियर? नेगोशिएबल, थोड़ा सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऐसे ही है, मतलब इसके बैक एंड के क्वेश्चंस अगर कर लोगे तो भी आपका
चलेगा, मतलब कोई बहुत ज्यादा इसका हेडेक आपको लेने का जरूरत नहीं है। राइट। अब आप लोगों के साथ में मैं मिलता हूँ 2 अक्टूबर को। इफ, हाँ धवल, एसबीओ। यस धवल, एसबीओ के लिए बोल रहे हो? सिग्निफिकेंट, हाँ, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप के लिए हेडेक मत लो। वो जब 2 अक्टूबर को हम लोग मिलेंगे तो मैं वहां पर वो करवा दूंगा आप लोगों को, सामने सामने बैठ के। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, मतलब एटलीस्ट आप लोगों के लिए बहुत ही छोटा सा टॉपिक है वो, तो चलेगा वो। अब बस खाली ये ध्यान रखना, इन एनी केस अगर 2 अक्टूबर मेरा नहीं हो पाता है, ठीक है, हाँ, वो मैं जब 2 अक्टूबर को आपके पास आऊंगा तो ही मैं आप लोगों को पकड़ाऊंगा। देखो, ये जो नेगोशिएबल, मैंने जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का नोट्स दिया था ना, मैं वैसे ही लेके आ जाऊंगा। तो वो क्या होगा, वो मैं मनोज सर को दे दूंगा, मनोज सर वहीं हाथों हाथ उसका जेरोक्स कर देंगे। यू ऑल विल गेट दैट नोट्स। तो मैं उसमें से आप लोगों को बता भी दूंगा कि कैसे पढ़ना है। ओके। अब ध्यान रखना, अगर किसी वजह से मेरा 2 अक्टूबर का आप लोगों के साथ कैंसल होता है, बिकॉज फर्स्ट को सॉलिसिटर्स का एग्जाम है, ठीक है, सॉलिसिटर्स वालों का एग्जाम है। तो देर वो मतलब काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है। तो वो एक बच्चे का मेरे पास कॉल आया हुआ है कि वो सॉलिसिटर एग्जाम के लिए उसको, तो हो सकता है शायद मैं उसको असिस्ट कर रहा हूँ। वो एग्जाम है उसका 1 तारीख को सॉलिसिटर का, ठीक है। तो अगर मैं वहां पर रहा तो शायद मैं 2 तारीख को आप लोगों के पास नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। देन इन दैट केस आई विल मीट यू गाइज आइदर ऑन 9th और ऑन 10th ऑफ अक्टूबर, ठीक है। इससे ज्यादा लेट नहीं करेंगे, आइदर 9th और 10th ऑफ अक्टूबर, इसके आसपास में हम लोग फिर मिल लेंगे एंड आप अपना पोर्शन उस हिसाब से कंप्लीट कर लेना फिर, ठीक है। बट ध्यान रखना कि अब ये जो बचा हुआ टाइम आपके पास है, लगभग आपके पास अभी भी 2 वीक का टाइम है। 2 वीक में आप लोग पूरा अपना पढ़ लेना। जनरल क्लॉजेस, सी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का जो नोट्स है वो तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को फोल्डर में डाल के रखा है, तो हार्ड कॉपी तो नहीं है बट सॉफ्ट कॉपी आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर है। मैं कोशिश करूंगा जनरल क्लॉजेस एक्ट का भी इसी तरह से सॉफ्ट कॉपी स्कैन करके मैं आप लोगों के पास यहाँ पे रख दूं। हालांकि प्रिंट आउट आप लोगों को मैं उस दिन क्लास में दिलवा दूंगा, ठीक है। सो वी विल हैव अ सेशन नाउ। हम लोग डायरेक्टली वहां पे मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों को वो जो एमसीक्यूज कवर करवाने आईसीआई वाले वो भी काफी सारे हैं। तो एटलीस्ट आई हैव टू गो थ्रू ना, एक बार मैं भी तो गो थ्रू करूंगा आप लोगों को ये डिस्कस कराने से पहले। ये एमसीक्यू एंड सिनेरियो कुछ कुछ नहीं, 155 पेजेस है। तो इवन आई हैव टू गो थ्रू दिस, सो लेट मी गो थ्रू, ताकि इसमें से जो बहुत ही रेलेवेंट वाला हो, प्रोविजनल हो, वो मैं आप लोगों को करवा दूं क्लास के अंदर ही डिस्कस करते हुए, ठीक है। तो आई डू दैट, बट डेफिनेटली वी विल हैव अ सेशन। थोड़ा सा लेट और ऐसा हो सकता है बट डेफिनेटली विल हैव अ सेशन। बट इन द मेन टाइम मैं आप लोगों को बोलूंगा आप लोग भी इसको सॉल्व कर लेना, मतलब अपनी तरफ से पूरा प्रेपरेशन करते रहना। एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है। जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो मुझे व्हाट्सएप करते जाना, सर मेरे ये डाउट्स है, यहाँ पर ये पॉइंट्स है, जैसे अभी तक आप लोग करते आए हो। तो उससे क्या फायदा होगा, जब मैं आऊंगा तो मेरे पास कलेक्टिवली आप लोगों के सारे डाउट्स रहेंगे। ओके। तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो आपके जितने डाउट्स होते हैं आप मेरे को पुट इन करते रहना कि सर ये डाउट्स है, ये डाउट्स है, और उन सबको मैं कवर कर लूंगा। ओके। सो सी यू गाइस नाउ एंड ऑल द बेस्ट। आपका पेपर जैसे जैसे चेक होता जाएगा, मतलब तो खैर मैं आप लोगों से जब मिलूंगा तभी बात करूंगा, राइट। ओके देन, बाय बाय।